हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर। मैं दीपक कुमार आपके अचीवमेंट टीचिंग सेंटर की शिक्षा मंच पे स्वागत करता हूं। आज जो है आप लोग का संविधान का भाग 4 में कुछ पाठ हम लोग पढ़े थे। हम लोग उसमें जो है ये इसका अनुच्छेद 51 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। इस वीडियो में पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 3 काइंड्स, 3 भागों में किया गया है। पहला है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है बौद्धिक या उदारवादी। तो इन तीनों भाग से कुछ अनुच्छेद रिलेटेड है। कुछ अनुच्छेद क्या उससे रिलेटेड है? तो देखिए, अनुच्छेद गांधीवादी संबंधित है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 के ख, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 तथा अनुच्छेद 48। देखिए, बौद्धिक में है, समाजवादी में 38 अनुच्छेद, 39 अनुच्छेद 39 के क, 41, 42, 43, 43 के का और 47। उसी प्रकार बौद्धिक या उदारवादी में है 44 अनुच्छेद, 45 अनुच्छेद, 48 अनुच्छेद, 48 के का, 49, 50, 51। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते, गांधी जी के विचार क्या क्या थे इस अनुच्छेद के बारे में कुछ हल्का फुल्का जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो आपको पता है अनुच्छेद 40 जो है गांधीवादी में, वो गांधी जी क्या कहते थे कि भारत की जो आत्मा गांवों में बसती है। तो जो है अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 से है। अनुच्छेद 43 के ख, 43 के ख कहता है सहकारिता। ये सहकारिता संस्था जैसे जीविका है, दूध उत्पादन वाला है, ये लोग सहकारिता में आता है। उसके बाद आपका आ गया 46, अनुच्छेद 46 है SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध, विशेष आरक्षण की व्यवस्था। गांधी जी का सोच था कि SC ST OBC पर विशेष छूट दिया जाए। उसके बाद अनुच्छेद 47 में है सरकार जो है पोषायुक्त यानी पोषक तत्व युक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीले दवाई और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ये अनुच्छेद 47 कहता है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि होगा, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। तो गांधी जी जानवे करते सत्य हिंसा के खिलाफ थे, तो गौ हत्या के खिलाफ रहबे करेंगे और ग्राम से संबंधित थे और लोगों की भलाई चाहते थे। तो ये पूरा जो आपका अनुच्छेद ये गांधीवादी है। दूसरा है समाजवादी, जो समाज की अधिक से अधिक भलाई हो सके। समाजवादी में अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृत्ति। सरकार चाहेगी कि जनता का कल्याण हो, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब। अनुच्छेद 39 है समान काम के लिए समान वेतन। सामाजिक है, सबके लिए समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के का है निःशुल्क विधि सहायता। इसमें क्या है? निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान हो। कुछ दशा जैसे विकलांग है, विधवा है, वृद्धा है, इन लोगों के लिए कुछ दशाओं में बिल्कुल वो किसी भी जात का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का, उसको सहायता उस दशा देख करके दिए जाने चाहिए। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 का न्याय संगत मनोचित दशा में प्रसूति की सहायता। न्याय चित्त मनोचित मतलब जो भी कोई व्यक्ति है जी गर्भवती महिला है तो उसे कठोर श्रमिक ना कराना, उसके जो हल्का फुल्का काम कराना। उसके बाद आपका 43 है, 43 का निर्वाह योग मजदूरी। इतना पेमेंट दिया जाए किसी को
कि ताकि उसका जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से मिला जुला कर हो सके। 43 के का ये कहता है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कामगार की भागीदारी होती है तो उसे भी कुछ मिलनी चाहिए। उसके बाद है 47 कहता है कि सरकार को संयुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाइयों और शराब पर क्या लगाएगी, प्रतिबंध। देखिए ये गांधी जी वाला में टाई कौन कौन कर रहा है, गांधीवाद समाजवादी में देखिए टाई कौन कौन कर रहा है टाई अनुच्छेद 47 दोनों में टाई कर रहा है ना। उसके बाद देखिए आपका है बौद्धिक या उदारवादी। बौद्धिक या उदारवादी जो अनुच्छेद 44 है, 45 है, 48 है, 48 के क है, 49 है, 50 और 51 अनुच्छेद है। तो देख लेंगे कि अनुच्छेद में थोड़ा सा डेमो की क्या क्या पहले तो पढ़ ही चुके हैं। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान सिविल संहिता, सभी धर्मों के लिए समान सिविल संहिता होगा, वो विवाह हो या तलाक हो, दोनों का शर्त समान होगा, बल्कि विवाह का रीति रिवाज अलग होगा। सभी धर्म के अनुसार रीति रिवाज अलग होगा। उसके बाद अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चा की स्वास्थ्य की जानकारी, स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार को होगी। 45 के बाद 48 कहता है कि कृषि पशुपालन में वृद्धि, दुधारू पशु पर हत्या पर प्रतिबंध हो। 48 के क्या कहता है पर्यावरण, वन एवं वन जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य। 44वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए कहा था। फिर अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 49 आपका कहता है, ये क्या कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। राष्ट्रीय स्मारक कौन कौन है, नालंदा खंडर हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, आगरा हो गया, ये सब इमारतें हैं, बहुत से इस प्रकार के इमारतें हैं, है न। उसके बाद अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना होगा, कार्यपालिका का दबाव न्यायपालिका पर कभी ना पड़े। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना। ये पूरा ये तीनों में, ये पूरा राष्ट्र की नीति तत्व के तीनों पार्ट में जो अनुच्छेद है वो सब पढ़े हम लोग। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। देखिए अनुच्छेद 43 और 47 ये गांधीवाद और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 गांधीवादी उदारवादी दोनों के अंतर्गत। अनुच्छेद 48 गांधीवादी में भी है और उदारवादी में भी है, और इसके बारे में हम लोग अभी तुरंत पढ़ा ही है, बताया ही है। अब कह रहे मिनर्वा मिल मुकदमे में, मिनर्वा कोई जगह, वहां मिल के मुकदमा में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे। सरकार जो है नीति निर्देशक तत्व पर भी ध्यान दे और मूल अधिकार पर भी ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे, दोनों को बैलेंस में रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य पर पहुंचने का साधन है। नीति निर्देशक तत्व क्या एक लक्ष्य पर पहुंचने का साधन है, जबकि साधन मूल अधिकार है। मूल अधिकार के जरिए नीति निर्देशक तत्व हम लोग पहुंच सकते हैं। सरकार मूल अधिकार पर नीति निर्देश तत्व को प्रधानता नहीं देगा, जो मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व की प्रधानता नहीं दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम आमी जल खाओ, थोड़ा हम जल पी लेते हैं। देखिए अब कहता है मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर। अब हम लोग देखेंगे, जब यहाँ हमको लगा ही कि मूल अधिकार मिनर्वा मिल से कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार, तो चलिए दोनों में डिफरेंट कर लेते हैं। देखिए अब कहता है मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लाया गया। कहां से लाया गया है? आयरलैंड से लाया गया है। मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है।
मूल अधिकार यह नैसर्गिक अधिकार होता है, यह जन्म के साथ ही मूल अधिकार मिल जाता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व, नीति देखिए ऐसे होगा है ना, नीति निर्देशक तत्व जो है यह नैसर्गिक अधिकार नहीं है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। कर मूल अधिकार यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बाध्य योग है। अब वैसा कुछ डिफिकल्ट रहेगा तो संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। और नीति निर्देशक तत्व यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा बाध्य योग नहीं है। कह रहा है कि मूल अधिकार यह सरकार की शक्तियों को घटा देती है अर्थात ऋणात्मक होती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देती है अर्थात यह धनात्मक होती है। कारण इसके पीछे कानून की मान्यता है। किसके पीछे? मूल अधिकार के पीछे कानून की मान्यता है। और आज के नीति निर्देशक के प्रति इसके पीछे राजनीतिक मान्यता, इस पर पॉलिटिकल दबाव है। यह निलंबित हो सकता है, मूल अधिकार निलंबित हो सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक निलंबित नहीं। देखिए, किसी का कुछ दिन के लिए मूल अधिकार छीना जाता है, लेकिन राजनीतिक वोट का अधिकार वो जेल से भी दे सकता है, उसका अधिकार रहता है। देखते होंगे कि कितने लोग चुनाव जेल से ही लड़ जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक अधिकार है। यह व्यक्ति की भलाई के लिए करता है और नीति निर्देशक तत्व यह जो है समाज में भलाई के लिए किया जाता है ना। देखिए, हम लोग जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूरा दोनों का अंतर डिफरेंट पढ़ लिया। इसके साथ पूरा जो हम लोग का चैप्टर जो था संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। अब बचे हुए फैक्ट है, उससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, कैसे पूछेंगे, बोल दीजिए ऑनलाइनर। और इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बस इसी समय लगे हाथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपके हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब देखिए है महत्वपूर्ण प्रश्न इसके, संविधान के भाग 4 में उल्लेखित, संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा गया है। यानी नीति निर्देशक तत्व संविधान के 4 में वर्णित है और इसको जो है 5 समूहों में बांटा गया है। पहला आपका है आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक न्याय, आर्थिक न्याय। दूसरा है सामाजिक न्याय संबंधित निर्देशक तत्व, सामाजिक न्याय से संबंधित। तीसरा है राजनीतिक न्याय संबंधित निर्देशक तत्व। चौथा है पर्यावरण संबंधी निर्देशक, यानी पेड़ पौधा संबंधित। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निर्देशित तत्व, आसपास के बीच समझ रखना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्ण से रहना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखा विशेषता कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान का अनोखा विशेषता कहा। आखिर अनोखा विशेषता क्यों कहा? क्योंकि यह जो है, यह आपका जो है जो नीति निर्देशक तत्व जो है ये पूरा समाज कल्याण की बात करता है। किसकी बात करता है? यह जो है समाज की भलाई की बात, समाज की कल्याण की बात करता है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है आयरलैंड से क्या लाया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड।
फिर अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायत के गठन का प्रभाव अनुच्छेद 40 से है। अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान। अनुच्छेद 39 के घ में है कि पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी हो, जो एक समान काम कर रहा है उसका पेमेंट भी एक समान होना चाहिए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। इसके तहत क्या है कि विवाह एवं तलाक का सबका शर्त जो है समान रहेगा, बशर्ते रीति रिवाज विवाह का अलग रहेगा, क्योंकि सभी धर्म के अनुसार शादी विवाह होते हैं, सबका रीति रिवाज अलग होता है। शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। सोच लीजिए 1947 में भारत आजाद हुआ और संविधान के 47वां अनुच्छेद में क्या है, शराबबंदी की संविधान की धारा दिया हुआ है। देखिए ये आपका दिया जो कम नहीं है, इस पे मुझे एक बात याद आई है, जो है क्या है कि भगवान का दिया, आपके पास जो भी संसाधन है वो संसाधन को कम नहीं समझिए, आपको उसी संसाधन से आगे बढ़ना है। भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को सदा जीत से दूर रखना मेरे दोस्तों, हार को सदा जीत से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीतने वाले के लिए कोई विकल्प नहीं, सिर्फ वह सिर्फ मेहनत होता है, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं होता है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी आर्थिक शिक्षा और अर्थ मतलब आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। कहा गया है, इसमें क्या किया गया, उल्लेख किया गया है, इसमें किया गया, ठीक है। कह रहा है कि अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्ग जो कमजोर हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर हैं, और आर्थिक संबंधी शिक्षा और आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख, उसमें आर्थिक वृद्धि करना है, शिक्षा वृद्धि करना है, सामाजिक रूप से उसको अच्छा सोच वाला बनाना। जिसे आर्थिक वृद्धि मतलब उन लोग को छात्रवृत्ति कुछ विशेष मिलती है, कॉलोनियाँ मिलती है, उनके फॉर्म भरने में छूट मिलती है, पढ़ाई में रक्षण है, इस प्रकार से। अनुच्छेद 48 के काम में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन एवं वन जीवों की रक्षा का अनुच्छेद 48 के का कहता है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा का वर्णन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पर्यावरण संरक्षण संवर्धन या तो वन जीवों की रक्षा संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है, तो 48 के क में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन केटी शाह ने कहा था। केटी शाह कहा था, है ने, मेरा पुकार नाम केडी है, वो पढ़ा रहा है ने। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, यानी कि वो ब्लैंक चेक है, उसमें जितना भरिए उतना निकालिए, जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है। इसमें जो है जितना अधिक से अधिक राज्य की भलाई की बात की जाती है। 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा 1946 में हुआ, इससे टकराव की दशा में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह कहा कि दो के बीच अगर टकराव होगा तो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की, अगर नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार टकरा गया तो उसमें मूल अधिकार की प्राथमिकता और वरीयता दी जाएगी। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कर्मचारियों को इतना पेमेंट, इतना वेतन दिया जाए ताकि उसकी रोजी रोटी
उसका बढ़िया से चल सके, यानी जीवन निर्वाह में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए देखते होंगे कि मजदूरों लोग का न्यूनतम मजदूरी तय किया आता है कि 500 रुपये डेली, 200 रुपये डेली, वो सरकार के रूप में वहां से तय किया जाता है। अब ये हम लोग का जो है ये क्लास हम लोग का खत्म हो गया। अब जो है क्या क्या हम लोग जो पढ़े हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व खत्म हुआ, चौथा भाग। अब हम लोग पांचवा भाग पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य। ठीक है, अब पांचवा हम लोग का जो होगा संविधान का भाग, वो होगा मूल कर्तव्य। मूल अधिकार पढ़े और मूल कर्तव्य दोनों में डिफरेंट। ये मूल अधिकार को ही मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य को मूल अधिकार नहीं समझना। अगला होगा मूल कर्तव्य। तो ठीक है, इसी प्रकार आपका लगातार आपके जो है वीडियो आता रहेगा, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, ध्यान से 1-2 बार देखिए। और ठीक है, इसके साथ ही हम अगले वीडियो में मूल संविधान के भाग 5, ठीक है, ये मूल कर्तव्य हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में संविधान के भाग 5 मूल कर्तव्य।